बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिज़िक्स 101 का लेक्चर 10, जिसका टाइटल है कोलिजन्स। ठीक है, कोलिजन का मतलब जो उर्दू में है उसका मतलब है टकराव। ठीक है, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का आपस में टकराना कोलिजन्स कहलाता है। ठीक है, अब हम इसको फ़िज़िक्स के रूल से देखेंगे कि फ़िज़िक्स में कोलिजन्स का क्या मतलब है। ठीक है, ए कोलिजन इज़ एन इवेंट इन विच टू आर मोर बॉडीज़ exert forces on each other for a short time resulting in a change of their velocities। ठीक है, फिज़िक्स में जो है कोलिजन इस इवेंट को कहते हैं जिसमें दो या दो से ज़्यादा बॉडीज़ एक दूसरे पे फोर्सेस एग्जर्ट करती हैं फॉर अ शॉर्ट टाइम। ठीक है, बिल्कुल थोड़े टाइम के लिए। ठीक है, रिजल्टिंग इन अ चेंज ऑफ देयर वेलोसिटीज़, और जब वो एक दूसरे पे फोर्सेस एग्जर्ट करती हैं, टकराव होता है उनका आपस में, तो उनकी वेलोसिटीज़ चेंज हो जाएंगी। ठीक है, लाजमी बात है कि जब वो आपस में टकराएंगी तो उनकी वेलोसिटी जो है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास टाइप्स ऑफ कोलिजन। ठीक है, कोलिजन की तीन टाइप्स होती हैं जनरली हमारे पास: इलास्टिक, इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक। ठीक है, मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड, फॉर एग्जांपल कोलिजन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल। ठीक है, इलास्टिक कोलिजन कौन सा होता है जिसमें मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व रहते हैं। इसकी मिसाल हमारे पास है कि जो गैस मॉलिक्यूल्स के दरमियान किसी कंटेनर में जब वो बंद होते हैं तो उनके दरमियान जो कोलिजन होता है वो इलास्टिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है इन इलास्टिक कोलिजन, मोमेंटम इन कंजर्व बट नॉट काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इन इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम जो है वो कंजर्व होता है लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती। ठीक है, क्यों नहीं कंजर्व होती? क्योंकि इसमें टकराव के दौरान जो है कुछ एनर्जी जो है वो हीट और साउंड या डीफॉर्मेशन की सूरत में ज़ाया हो जाती है, तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कंजर्व नहीं रहती लेकिन मोमेंटम कंजर्व रहता है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड इसकी जो टाइप है वो है परफेक्टली इन इलास्टिक। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में दो बॉडीज़ जो हैं वो स्टक टुगेदर आफ्टर कोलिजन। ठीक है, इसमें जो होता है कि जब दो बॉडीज़ आपस में कोलाइड करती हैं तो वो एक दूसरे में स्टक हो जाती है, यानी एक जो है वो दूसरे में जाके फंस जाती है या स्टक हो जाती है। मींस कि वो एक ही बॉडी हमारे पास काउंट होती है। ठीक है, वो एक बॉडी बन जाती है। मोमेंटम इज़ कंजर्व्ड बट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज़ लॉस्ट। ठीक है, इसमें भी मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहता है लेकिन जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो लॉस हो जाती है। ठीक है, जैसे इसकी मिसाल है कि आप अगर किसी वुडन ब्लॉक में कोई गोली राइफ़ल के साथ गोली चलाएं तो वो उसमें जाके स्टक हो जाती है, तो वो एज ए वन बॉडी काउंट होगी। ठीक है, उसमें काइनेटिक एनर्जी जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है गोली की। ठीक है, तो ये आप एग्जांपल देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास दो मासेस हैं। ठीक है, हम उनके दरमियान जो कोलिजन होगा उनके दरमियान जो रिलेशंस वगैरह हैं वो हम उनकी रिलेटिव वेलोसिटीज़ v2 v1, ठीक है, वो हम उनकी कैलकुलेशन करेंगे। दो हमारे पास मासेस हैं। ठीक है, बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन जो उनकी रिलेटिव वेलोसिटीज़ हैं और उनकी जो v1 और v2, ठीक है, आफ्टर कोलिजन जो उनकी वेलोसिटीज़ होंगी वो हम काउंट करेंगे। ठीक है, वो हम फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए फार्मूला ड्राइव करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। ठीक है, बिफोर कोलिजन। ठीक है, यहाँ पे जो दो बॉल्स हैं हमारे पास, एक का मास m1 है और उसकी वेलोसिटी u1 है। नेक्स्ट हमारे पास एक मास m2 है और उसकी वेलोसिटी u2 है। दोनों इस सिमत में राइट हैंड को दोनों मूवमेंट कर रहे हैं। ठीक है, और इनकी जो रिलेटिव वेलोसिटीज़ है वो u1 माइनस u2 है। रिलेटिव वेलोसिटी का क्या मतलब है कि एक के हवाले से दूसरे की वेलोसिटी। ठीक है, ये u1 और u2 कभी भी इक्वल नहीं होंगे। अगर u1 और u2 दोनों इक्वल हो गए तो ये दोनों का आपस में कोलिजन कभी भी नहीं होगा, क्योंकि दोनों एक ही वेलोसिटीज़ के साथ मतलब मूव कर रहे हैं, तो जिस वजह से उनका कोलिजन कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। ये इनके दरमियान कोई ना कोई डिफरेंस होगा, u1 माइनस u2 जो है वो कोई ना कोई डिफरेंस होगा, तो इसी वजह से ये आपस में टकराएंगे। ठीक है, और हम अब देखते हैं कि आफ्टर कोलिजन क्या होता है। ठीक है, आफ्टर कोलिजन m1 की वेलोसिटी v1 होती है, m2 की वेलोसिटी v2 हो जाती है। ठीक है, और इनके दरमियान रिलेटिव वेलोसिटी ये रह जाती है v1 माइनस v2। ठीक है, अब हम इनके लिए एक्सप्रेशंस या जो फार्मूलाज है सॉरी वो हम डिड्यूस करेंगे। ठीक है, कि इनके दरमियान जो रिलेटिव वेलोसिटी थी और v1 और v2 की जो बाद में आफ्टर कोलिजन जो वेलोसिटीज़ इनकी आई हैं वो हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम मोमेंटम का कंजर्वेशन का कानून इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन। ठीक है, ये देखें बिफोर कोलिजन ये था मोमेंटम और आफ्टर कोलिजन हमारे पास ये आ गया। ठीक है, m1 u1 प्लस m2 u2 इज़ इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी भी इनकी कंजर्व्ड है। ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं इलास्टिक कोलिजन में। ठीक है, जिसमें मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व होते हैं। ठीक है, इसलिए हमने ये दोनों लॉज यहाँ पे अप्लाई किए हैं। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होती है, तो इसलिए हमारे पास 1/2 m1 u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 स्क्वायर। ठीक है, ये
बिफोर कोलिजन और ये आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, ये है आप अच्छी तरह से जानते हैं 1/2 mv²। ठीक है, ये वो फार्मूला लगाया, सिर्फ यहाँ पे m1 और u1 हमने चेंज किया, यहाँ पे m2 u2, यहाँ पे m1 v1 m2 v2। ठीक है, उसी हिसाब से जो हमने ऊपर जो है वो पिक्चर में लिए हैं। ठीक है, वो मासेस और वेलोसिटीज हमने चेंज की है यहाँ पे। ठीक है, अब इसको सारी इक्वेशन को जो है वो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, फ्राम मोमेंटम इक्वेशन। ठीक है, जो मोमेंटम की इक्वेशन थी हमारे पास, हमने उसमें से क्या किया कि जो m1 वाली चीज़ें हैं वो एक साइड पे ले गए। ठीक है, m1 वाली टर्म्स को एक साइड पे और m2 वाली टर्म्स को एक साइड पे ले गए और उसमें से m1 कॉमन ले लिया। m1 कॉमन लेंगे तो u1 माइनस v1 आ जाएगा, m2 में इसमें से कॉमन लेंगे तो v2 माइनस u2 आ जाएगा। इसको इक्वेशन 1 बोल दें। फ्राम एनर्जी इक्वेशन, एनर्जी इक्वेशन से हमने सेम वही किया कि m1 वाली चीज़ें एक साइड पे ले गए और m2 वाली चीज़ें एक साइड पे ले गए। ठीक है, m1 इसमें से कॉमन ले लिया इस तरफ से और इस तरफ से m2 कॉमन लिया तो ये चीज़ हमारे पास बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या किया कि इस जगह पे ये a² माइनस b² है तो हमने यहाँ पे a प्लस बी इंटू a माइनस बी वाला फार्मूला लगा दिया। m1 साथ वैसे ही आ गया, यहाँ पे a प्लस बी a माइनस बी इस वजह से। ठीक है, a² माइनस b², सेम इस जगह पे a माइनस बी a प्लस बी वाला फार्मूला यहाँ पे लगा दिया क्योंकि ऊपर a² माइनस b² था। ठीक है, तो इसको हमने इक्वेशन 2 बोल दिया। अब जो इक्वेशन 2 है ना उसको 1 पे डिवाइड कर दें। ठीक है, इक्वेशन 2 है जो उसको 1 जो है उसको डिवाइड कर दें, यानी ये मैंने लिखा हुआ है डिवाइड 2, इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर दें तो ये चीज़ जो है m1 u1 माइनस ये वाली चीज़ यहाँ से कट जाएगी। ये देखें ये वाली चीज़ें। ठीक है, ये वाली चीज़ें यहाँ से कट जाएंगी, हमारे पास क्या बचेगा सिर्फ u1 प्लस v1 u2 प्लस v2 यहाँ से आ जाएगा। तो यहाँ से हमने रीअरेंज करके u1 माइनस u2 इज़ इक्वल टू माइनस v1 माइनस v2 ये इसको हमने थर्ड इक्वेशन का नाम दे दिया। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, यानी कि जो जिस वेलोसिटी से वो मासेस एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं वो वेलोसिटी किसके बराबर है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, यानी जिस वेलोसिटी से वो टकराव के बाद सेपरेट अलहदा हो रहे हैं दोनों मासेस, वो दोनों वेलोसिटीज़ एक दूसरे के इक्वल हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि जो इक्वेशन 3 है उसको 1 में पुट करें, लेकिन उससे पहले इक्वेशन 3 से आपने v1 की वैल्यू निकाल के उसको 1 में पुट करना है। ठीक है, ये v1 की वैल्यू आप इक्वेशन 3 से आसानी से निकाल सकते हैं। आप इसको 1 में पुट करें। ठीक है, ये मैंने m1 u1 यहाँ पे मैंने इक्वेशन ये वाली वैल्यू जो है वो इक्वेशन 1 में पुट कर दिया। ये देखिए यहाँ पे ये इसके इक्वल आ गया m2 v2 माइनस u2। तो यहाँ से हमने क्या किया कि ये अंदर ज़रब दी इसको। ठीक है, सबसे पहले इसको अंदर ज़रब दें, फिर जो चीज़ें आपस में ऐड अप होती हैं उनको ऐड अप कर दें। ठीक है, तो ये चीज़ वैसे ही आ जाएगी। ठीक है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिएगा आप ये इस इक्वेशन को। ठीक है, लेक्चर फिर लंबा हो जाता है, इस वजह से मैंने सारा नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ आ गई, इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास ये चीज़ आ गई और ये चीज़ वैसे ही आ गई। अब m1 को अंदर ज़रब दे दें सबको। ठीक है, और इसको m2 को अंदर ज़रब दे दें। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा कि जो u2 वाली चीज़ें हैं वो इस साइड पे ले आएँ और v2 वाली चीज़ें इस साइड पे ले जाएँ। ठीक है, तो यहाँ से u2 कॉमन ले लें, यहाँ से v2 कॉमन ले लें। ठीक है, हमने v2 की वैल्यू निकालनी है, v2 को इसी साइड पे रहने दें और ये वाली चीज़ उठा के उधर ले जाएँ तो ये फार्मूला हमारे पास v2 का बन जाएगा, ये वाला। ठीक है, इसको आप याद कर लें, ये आगे काफ़ी हमारे काम आएगा। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास v2 की वैल्यू आ जाएगी, यानी जो वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन होगी। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि यूज़ v1 माइनस v2 पुट वैल्यू ऑफ v2। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे कि v1 जो है इज़ इक्वल टू v2 माइनस u1 माइनस u2 पुट वैल्यू ऑफ v2। ठीक हो गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि v1 जो है उसकी v2 की वैल्यू जो है वो इसी इक्वेशन में हम दोबारा पुट करेंगे, वहाँ से हमारे पास v1 आ जाएगा। ठीक है, ये देखें ये हमारे पास v1 आ जाएगा। सिंपल आपने क्या करना है कि जो ये वाली हमने इक्वेशन थी उसमें से हमने v2 की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करें। ठीक है, तो हमारे पास ये वाली v1 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये वाली यहाँ पे आ जाएगी, ये आप ज़हन में रखें। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास केसेस हैं कुछ, हम देखेंगे कि मतलब अगर मासेस दोनों इक्वल हैं तो फिर उनकी वेलोसिटीज़ पे क्या असर पड़ेगा। ठीक है, अगर जो टकराने वाले मासेस दोनों इक्वल हैं, केस 1 में हमारे पास m1 और m2 दोनों इक्वल हैं और हमने उनको m के बराबर बोल दिया कि यानी दोनों मासेस m हैं। ठीक है, तो फिर उनकी वेलोसिटीज़ क्या होगी। सिंपल आपने क्या करना है कि जो हमने ऊपर 2 फार्मूले डिराइव किए हैं, आपने उनके जो m1 और m2 है आपने उनमें सिर्फ m पुट कर देना है। जहाँ पे m1 m2 है वहाँ पे सिंपल आपने m
मतलब m ही सब पे पुट कर देना है। तो v1 जो है वो u2 के बराबर आ जाएगा और v2 वो u1 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, इसका क्या मतलब होगा, टू मासेस सिंपली एक्सचेंज वेलोसिटीज। ठीक है, जब दोनों मासेस बराबर होंगे तो आफ्टर कोलिजन वो दोनों मासेस एक दूसरे की वेलोसिटीज़ को एक्सचेंज कर लेंगे, यानी जो v1 वेलोसिटी होगी वो u2 बन जाएगी और v2 वेलोसिटी u1 बन जाएगी। ठीक है, सिंपली एक्सचेंज देयर वेलोसिटीज़। सिंपल क्या होगा कि उनकी वेलोसिटीज़ आपस में चेंज हो जाएंगी। ठीक है, सिंपल आपने ये दो फार्मूले ज़हन में रखने हैं। इन फार्मूलाज में आपने जो भी केस हम ले रहे हैं वो इन फार्मूलाज में हमने पुट करके देखना है, वहाँ से हमें पता चलेगा कि वेलोसिटीज़ पे क्या असर पड़ रहा है। ठीक है, ये दो जो फार्मूलेज हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास दूसरा केस है कि व्हेन m1 इज़ मच मच ग्रेटर देन m2, अज्यूम m1 इज़ वेरी लार्ज, u1 मूव्स, u2 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें क्या है कि हमारे पास जो u2 है ना, मतलब कि जो m2 है वो स्टेशनरी है, वो साकन है, मतलब कि उसकी वेलोसिटी u2 जो है वो 0 है, लेकिन m1 जो है वो मूव कर रहा है। ठीक है, छोटा मास जो है वो मूव कर रहा है। ठीक हो गया, तो हमारे पास क्या होगा, फिर हमारे पास क्या केस होगा, बल्कि सॉरी इसमें ये केस नहीं होगा, इसमें ये होगा कि m1 जो है वो मच मच ग्रेटर देन m2 है। ठीक है, m1 जो है वो बहुत बड़ा मास है और u1 मूव कर रहा है, मींस के m1 मूव कर रहा है, जो बड़ा मास है वो मूव कर रहा है। ठीक है, मींस के यहाँ पे अगर बड़ा मास ये है और छोटा मास ये है तो ये बड़ा मास मूव कर रहा है, मूव करके वो इससे टकराएगा। तो हम देखेंगे कि इनकी वेलोसिटीज़ पे क्या असर पड़ेगा। ये जो u2 है, ये u2 जो है वो 0 है, मतलब ये स्टेशनरी है और ये मास मूव कर रहा है। ठीक है, तो हमारे पास v1 आ जाएगा m1 माइनस m2 u1। ठीक है, ये देखें कि जहाँ पे u2 आएगा वो तो टर्म हमारे पास 0 हो जाएगी, क्योंकि u2 हमने 0 लिया है। ठीक है, तो ये वाली टर्म सिर्फ बचेगी और m1 जो है वो बहुत बड़ा मास है, इसलिए हम m2 को निगलेक्ट कर देंगे, तो यहाँ से नीचे से m2 ख़त्म हो जाएगा, तो ये चीज़ हमारे पास सिर्फ आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से भी हमारे पास क्या होगा कि m2 जो है वो छोटा मास है, इसको निगलेक्ट करेंगे, m1 से कट जाएगा, तो v1 जो है वो u1 से इक्वल आ जाएगी। ठीक है, तकरीबन बराबर आ जाएगी। अब v2 की क्या बात है हमारे पास के जो u2 है वो तो 0, ये टर्म तो हमारे पास 0 हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ बचेगी और ये बचेगी। ठीक है, u2 0 है तो ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ बचेगी हमारे पास यहाँ से। ठीक है, तो ये बराबर हो जाएगी और m2 बहुत छोटा है, हम इसको निगलेक्ट कर सकते हैं, ये m1 ही नीचे आ गया, m1 से काट जाएगा 2u1। ठीक है, तो इसकी मैं आपको एक सिंपल सी मिसाल देता हूँ कि अगर फ़र्ज़ करें कोई छोटी चीज़ है वो स्टेशनरी है, साकन हालत में है, तो एक बड़ी चीज़ अगर उससे आके टकराती है तो वो चीज़ तो उड़ जाएगी। ठीक है, बहुत वेलोसिटी उसकी हो जाएगी, बहुत तेज़ी से वो मूव करेगी, तो इसका मतलब है कि वो डबल वेलोसिटी के साथ मूव करेगी, जो उसकी पहले वेलोसिटी थी वो उसकी डबल हो जाएगी, पहले वाली वेलोसिटी का डबल हो जाएगा, क्योंकि बहुत हैवी चीज़ उससे आके टकरा रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास केस है कि अगर m1 जो है वो मच लेस देन m2 है। ठीक है, अब जो है वो जो मूविंग मास है ना, ठीक है, ठीक है, वो छोटा मास जो है, ठीक है, जो m1 है, m1 जो है वो मूव कर रहा है और जो हैवी मास है, जो स्टेशनरी मास है वो साकन है। ठीक है, यानी बड़ा मास जो है वो साकन है और छोटा मास जो है वो मूव कर रहा है। तो इस सूरत में क्या होगा कि बड़े मास को तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ेगा और जो छोटा मास होगा वो उससे टकरा कर उसी वेलोसिटी से वापस आ जाएगा। ये देखें, ये यहाँ से फार्मूला से भी ज़ाहिर हो गया कि v1 जो है वो -u1 के बराबर आ जाएगा, क्योंकि -u1 माइनस का मतलब है कि अपोजिट डायरेक्शन में जब कोई छोटी चीज़ बड़ी चीज़ से टकराएगी तो छोटी चीज़ दोबारा वापस आ जाएगी। ठीक है, उसी वेलोसिटी के साथ लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक हो गया, तो ये मैंने आपको और बड़े मास पे उस पर क्या असर होगा, v2 उसकी बड़े मास की वेलोसिटी पे क्या असर पड़ेगा, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, वो 0 ही रहेगी। ठीक है, वो आफ्टर कोलिजन भी 0 रहेगी, क्योंकि बड़े मास को अगर कोई छोटा मास आके टच करता है, ठीक है, टकराव करता है उसके साथ, तो उस पर कोई फ़र्क नहीं उसकी सेहत पे पड़ता, वो वैसे ही खड़ा रहेगा उधर। इस वजह से ये v2 यानी हैवी मास की जो वेलोसिटी है आफ्टर कोलिजन वो 0 ही रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कि कोलिजन की एक एग्जांपल है न्यूट्रॉन और न्यूक्लियस के ज़रिए हम समझते हैं कि ये कोलिजन उनका आपस में कैसे होता है। बाय व्हाट फ्रैक्शन इज़ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ न्यूट्रॉन ऑफ मास m1 डिक्रीज्ड इन अ हेड ऑन कोलिजन विद एन एटॉमिक न्यूक्लियस मास m2 इनिशियली एट रेस्ट। ठीक है, मैं आपको इसका समझा देता हूँ कि एक एटॉमिक न्यूक्लियस है जिसका मास m2 है, वो इनिशियली एट रेस्ट है। ठीक है, उसके साथ एक न्यूट्रॉन मास m1 का आकर टकराता है, तो हमने फाइंड आउट करना है कि टकराने के बाद उसकी जो
काइनेटिक एनर्जी में फ्रैक्शनल डिक्रीज़ है ना वो कितना आया है, ठीक है। फ्रैक्शनल डिक्रीज़ का फार्मूला ये होता है, ये वाला, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल ओवर काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ठीक है। तो हम इसमें ये काइनेटिक, ये दोनों जब डिवाइड होंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये चीज़ यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। ये इनका बटा सेम है ना दोनों का, तो ये चीज़ 1 हो जाएगी, ये चीज़ वैसे ही नीचे आ जाएगी। तो 1 माइनस वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, ठीक है। अब इनिशियली देखेंगे ये चीज़ रेस्ट पे थी, ठीक है। के एफ जो है मतलब हमने जब उसकी वैल्यू पुट की है, ठीक है। बल्कि यहाँ पे जब वेलोसिटीज़ का काइनेटिक एनर्जी का फार्मूलाज हम पुट करेंगे तो 1/2m आएगा ना साथ, यहाँ पे भी 1/2m आएगा। तो 1/2m से कट जाएगा, तो ये चीज़ सिर्फ बच जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो टारगेट जो था वो हमारा रेस्ट पे है, ठीक है। ये एक परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन की एग्जांपल होगी जिसमें एक न्यूट्रॉन जो है वो एटॉमिक न्यूक्लियस में जाके चिपक जाएगा, वो उसमें जाके स्टक हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपने देखना है। तो यहाँ पे हमने ये फार्मूला इस्तेमाल किया VF का, ठीक है। ये फार्मूला आपने याद रखना है। तो इसमें आप पुट करें, इसमें पुट करके इसका स्क्वायर ख़त्म करें नीचे, या VI स्क्वायर आप इसका LCM वगैरह लें तो ये हमारे पास इस चीज़ के बराबर आ जाता है, ठीक है। ये चीज़ हमारे पास फ्रैक्शनल डिक्रीज़ है काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। ये आपने चीज़ ज़हन में रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल 2 है, ठीक है। एक वुडन ब्लॉक है, उसका मास M है, कैपिटल M, ठीक है। वो एक छत के साथ लटका हुआ है, ठीक है। तो जब उस पर एक मास M की गोली वेलोसिटी v के साथ आके हिट करती है तो वो ऊपर उठता है। ज़ाहिर बात है जब भी कोई ब्लॉक अगर लटकाया गया हो तो जब उस पर कोई गोली आग लगी क्योंकि तो वो ऊपर की तरफ मूव करेगा, ठीक है। अब गोली जो है वो उसमें फंस जाती है, ठीक है। इसका मतलब है कि आफ्टर कोलिजन उसका मास जो है वो M तो उसका अपना मास था, और प्लस M जो स्मॉल m गोली का मास था वो भी उसमें फंस गया, तो इसका मास M+M हो जाएगा। और ये y हाइट इसकी चेंज हुई है, मतलब कि ये पहले यहाँ पे था तो ये जो ऊपर उठा है ना उसकी डिस्टेंस जो कवर किया है उसने वो y कवर किया है, यानी हाइट उसने y गेन की है, ठीक है। y हाइट उसने गेन की है। तो हमारे पास ये इनिशियल स्पीड हमने बुलेट की मालूम करनी है, ठीक है। तो mv इज़ इक्वल टू M+M इंटू वी, ठीक है। ये मोमेंटम का कंजर्वेशन का कानून लगाया, यहाँ पे गोली का इनिशियल मोमेंटम, ठीक है, और यहाँ पे फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम ये था, ठीक है, m और v, और फाइनल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन ये था, ठीक हो गया। तो क्योंकि इसमें मास ऐड हुआ है तो M+M इंटू वी इसलिए आया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ से हमने v की वैल्यू निकाली, स्मॉल v की, तो ये आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे जो मूवमेंट हुई है, मूवमेंट की वजह से ये ब्लॉक मूव किया है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ पे M आएगा, ये वाला M है, कैपिटल M, ठीक है। तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो 1/2m प्लस कैपिटल M इंटू वी स्क्वायर, ठीक है। अब उसका मास M नहीं है या कैपिटल M नहीं है, M+M है, ठीक है। जब वो मूवमेंट करेगा तो उसका मास M+M होगा, इसलिए ये M+M इंटू वी स्क्वायर आया है। और नेक्स्ट जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होगी वो हमारे पास M+M इंटू GY, ठीक है। अब यहाँ पे H नहीं है बल्कि Y हमने लिखा हुआ है, G जो है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और इसका मास जो है MGH, हमने MGH वाला इस्तेमाल किया, लेकिन यहाँ पे M की जगह M+M है, G वैसे ही आ गया और H की जगह Y है। तो V हमारे पास ये चीज़ आ गई यहाँ से, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कैपिटल V की जो वैल्यू है वो ये पुट कर दी, ये वाली जो आई है, ठीक है। तो इसमें ये जो इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल स्पीड है बुलेट की, वो हमारे पास स्मॉल v वो इसके बराबर है, ठीक है। इसमें हम फिर वैल्यूज़ रख के देख सकते हैं। एग्जाम्पल 3 है हमारे पास, ए कार A ऑफ मास M इज़ इक्वल टू इज़ ट्रैवलिंग नॉर्थ एट 15 मीटर पर सेकेंड कोलाइड्स विद अनदर कार B ऑफ मास एट 2000 kg ट्रैवलिंग ईस्ट एट 10 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर कोलिजन दे मूव एज वन मास, फाइंड द टोटल मोमेंटम जस्ट आफ्टर द कोलिजन, ठीक है। हमारे पास एक कार है, उसका मास 1000 kg है, वो 15 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से नॉर्थ की जानब मूव कर रही है, ठीक है। हम इसको अभी देखेंगे, हम अपना स्केल बना लेंगे, ठीक है, कि नॉर्थ किस तरफ है, ईस्ट किस तरफ है। और एक दूसरी कार B, ठीक है, उसका मास जो है वो 2000 kg है, वो ईस्ट की तरफ मूव कर रही है, ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड की वजह वेलोसिटी से, ठीक है। तो वो एक टाइम आएगा तो दोनों का कोलिजन होगा, तो हमने बताना है कि टोटल मोमेंटम जस्ट आफ्टर कोलिजन उसका क्या होगा, ठीक है। दे कैन बी सीन एज, तो ये देखें कि अगर कार A जो हमारे पास, कार B जो है वो हमारे पास इस तरफ ईस्ट की तरफ जा रही है, ठीक है। ये देखें इस तरफ, ये मैंने आपको दिखाया गया है, ईस्ट हमारे पास इस तरफ है, ठीक है। ये हमारा ईस्ट है, ये वाला देखें, यहाँ पे ये लिखें ईस्ट, ठीक है। तो कार B इस तरफ जा रही है और नॉर्थ की तरफ कार A जा रही है, ठीक है। ये हमने देख सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं, V हमने वेलोसिटी मालूम करनी है, ठीक है। तो हमारे पास ये देखें, यहाँ पे जो हमारे पास है, हमने एक और ग्राफ बना लिया है, ये B की डायरेक्शन है, ये A की डायरेक्शन है, ठीक है।
और ये आफ्टर कोलिजन वो कारें जो है वो एक मास बन जाती हैं, ठीक है, इस तरह मूव करती हैं इस तरफ को, ठीक है, दोनों इस तरफ को मूव करना स्टार्ट कर देती हैं, ठीक है। ये देखें कि अगर एक गाड़ी इस तरह आ रही है, एक इस तरह जा रही है, तो इनका आपस में यहाँ से कोलिजन, ठीक है। एक गाड़ी मतलब कि इस तरह आ रही है, इस तरह, ठीक है, दूसरी इस तरह आ रही है, ठीक है, तो मतलब इनका यहाँ पे कोलिजन हुआ और ये इस तरफ को मूव कर गई थीटा एंगल पे, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे भी बनाया हुआ है, ये आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। जो मास बी है वो इस तरफ को जा रहा है वेलोसिटी बी के साथ, और मास ए जो है वो इस तरफ को जा रहा है वेलोसिटी ए के साथ, और ये दोनों का यहाँ पे कहीं टकराव होगा तो ये यहाँ पे इस तरफ मूव कर देंगी एज ए वन मास, थीटा इनके दरमियान फाई एंगल होगा, ठीक है। तो हम एक्स एक्सिस में जो मोमेंटम है वो इस तरह होगा कि पी ए एक्स प्लस पी बी एक्स, ठीक है। देखेंगे इस सिमत में फ़िलहाल कोई मोमेंट, ठीक है, ये जो हमारे पास वेक्टर बना है इसका हम एक्स कोऑर्डिनेट लेंगे और वाई कोऑर्डिनेट लेके, तो एम ए वी ए एक्स प्लस एम बी वी बी एक्स, ठीक है। हमने मोमेंटम का फार्मूला लगा दिया, ये मास ए के लिए है और ये बी के लिए, ठीक है। तो यहाँ से सिर्फ जो मोमेंटम आ रहा है एक्स एक्सिस में मोमेंटम तो सिर्फ ए की वजह से आ रहा है इस तरफ, ठीक है। तो वो 10 इंटू 1000 वो 2 इंटू 10⁴, ठीक है, वो ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपने सिर्फ ये चीज़ इनमें रखनी है कि ये इसमें जो मोमेंटम आ रहा है वो सिर्फ इस एक्स एक्सिस की वजह से आ रहा है, इस सिमत में कोई मोमेंटम नहीं है, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट हम वाई की डायरेक्शन में देखते हैं, वो पी ए वाई प्लस पी बी वाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये फार्मूला हमने सेम वाई के लिए लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास जो इस डायरेक्शन में है वो मोमेंटम सिर्फ बी की वजह से आ रहा है, इस वजह से ये ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ पे ये चीज़ ज़ीरो हुई थी, ये वाली, ठीक है, ये वाली, ठीक है, यहाँ पे ये वाली चीज़ ज़ीरो हुई थी, इसकी वजह से मोमेंटम था, और यहाँ पे ये चीज़ ज़ीरो हो जाएगी और इसकी वजह से मोमेंटम है, ठीक है। तो ये हमारे पास ये मोमेंटम आ जाएगा। अब टोटल मोमेंटम हम पिथागोरस के कानून से निकाल सकते हैं, ठीक है, पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर ये आ गया, टैन थीटा हमारे पास आ जाएगा पी वाई ओवर पी एक्स, ठीक है, इसका वाई कंपोनेंट ओवर एक्स कंपोनेंट, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो यहाँ से इसका टैन इनवर्स लेंगे तो थीटा हमारे पास 37 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्जांपल है, इसमें हमारे पास एक m1 मास है जो कि u1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और यहाँ पे एक m2 मास स्टेशनरी है, खड़ा है, ठीक है। ये बिल्कुल सीधा नहीं इसके साथ टकराएगा, ये देखें, ये अगर तो यहाँ पे होता तो ये बिल्कुल सीधा टकराता, लेकिन ये थोड़ा नीचे है, और ये जो डिस्टेंस है इसको इम्पैक्ट पैरामीटर बोलते हैं, ये जो बी डिस्टेंस है, ठीक है, m2 और m1 के दरमियान एक बी डिस्टेंस है, ठीक है। मतलब कि ये सीधा नहीं टकराएगा, इसके किसी कोने पे जाकर टकराएगा, यहाँ पे टकरा के ये इस तरफ निकल जाएगा, ठीक है, और ये मास इस तरफ निकल जाएगा, ठीक है। m1 u1 के साथ आ रहा है m2 की तरफ, ठीक है, ये यहाँ पे कोने पे आकर टकराएगा और m2 जो है वो इस तरफ निकल जाएगा, ठीक है। जैसे हम लोग स्नोकर में देखते हैं, ठीक है, स्नोकर में हमने वो जब कोने पे बाल लगाते हैं, जो स्टैगर होता है, तो वो दूसरी बाल जो है वो एक कोने की तरफ निकल जाती है, ठीक है, ये वही सीन है, ठीक है। तो ये आके बाल इसको टकराएगी, ये v2 वेलोसिटी के साथ इस तरफ निकल जाएगा φ2 एंगल के साथ, और ये जो है ये m1 जो है वो v1 वेलोसिटी के साथ इस तरफ निकल जाएगा φ1 एंगल के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे हम इनिशियल मोमेंटम इन एक्स एक्सिस और फाइनल मोमेंटम इन एक्स एक्सिस, ठीक है। इनिशियल मोमेंटम एक्स एक्सिस में तो सिर्फ यही है m1 u1, ठीक है, इस वजह से, इस बाल की वजह से, वाई एक्सिस में कोई नहीं है। तो ये फाइनल मोमेंटम किसके बराबर है, इन दोनों के बराबर, ठीक है, यानी m1 v1 इंटू φ1 कॉज ऑफ φ1, ठीक है। क्योंकि हम एक्स एक्सिस में बात कर रहे हैं तो आपको बताया कि जब एक्स एक्सिस की बात हो तो कॉज आता है एंगल के साथ, ठीक है। तो ये वाला एक ये बाल इस तरफ निकला था और ये बाल इस तरफ निकला था, इन दोनों के हमने जमा कर दिया, ठीक है, ये एक्स एक्सिस की वजह से है। नेक्स्ट हम फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू वाई देखते हैं, ठीक है। वाई में तो वाई के रिस्पेक्ट में तो कोई मोमेंटम नहीं है, क्योंकि इस सिमत में कोई हरकत नहीं हुई, तो ये मोमेंटम ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है। इनिशियल मोमेंटम ज़ीरो है, तो फाइनल मोमेंटम हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक हो गया। ये आप देख सकते हैं कि हम वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं तो m2 v2 sin φ1 माइनस m2 v2 sin φ2, ठीक है। तो ये देख सकते हैं कि आप ये माइनस जो इस वजह से आया कि m2 v2 जो है वो मतलब कि अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम तीसरी इक्वेशन लगाते हैं, हमारे पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इंटू फाइनल काइनेटिक एनर्जी बराबर है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो हम ये लगा सकते हैं, ये फार्मूला m1 u1 स्क्वायर इज इक्वल टू m1 u1 m1 v1, ठीक है। ये आप इजीली देख सकते हैं, ठीक है, कि इनिशियल में सिर्फ ये वाली चीज़ थी और फाइनल में ये दोनों चीज़ें आ जाएंगी हमारे पास, ठीक है। ये वाली दोनों बॉल्स का काइनेटिक एनर्जीज आ जाएंगी, इनिशियल में यही है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ से क्या है कि हमारे पास चार अननोन है, φ1 φ2
और जो उनकी 2 वेलोसिटीज़ हैं, लेकिन हमारे पास इक्वेशंस तो 3 आई हैं, तो इसका मतलब है कि ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस तरह की मिसालें और भी आएँगी कि जिनका कोई हल नहीं होगा, ठीक है। ये एक जस्ट एग्जांपल थी कि प्रॉब्लम क्यों नहीं सॉल्व हो सकती, क्योंकि 4 अननोन है और 3 इक्वेशंस हैं, ठीक है। तो इस तरह कभी भी ये सॉल्व नहीं हो सकती, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक नोट है कि मोमेंटम इज़ कंजर्व्ड इन ऑल केसेस बट इन ओल्ड एराज न्यूट्रल पार्टिकल व्हेन डिकेज, ठीक है। मोमेंटम जो है वो हर केस में ही कंज़र्व रहेगा, लेकिन जो पिछले दौर थे उनमें एक ये था कि जब न्यूट्रॉन को आप अपने हाथ पे रखते हैं तो वो डिके हो जाता है, टूट जाता है। किसमें डिके होता है, एक प्रोटॉन निकलता है और एक इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, यानी कि एक न्यूट्रॉन जब डिके होता है, टूटता है, तो उसमें से ये 2 इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन निकलते हैं, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल के प्रोटॉन इस तरफ को निकल गया, इलेक्ट्रॉन इस तरफ को निकल गया, तो इसका सम जो है वो तो इस तरफ होना चाहिए। अब न्यूट्रॉन जो है उसका मतलब कि ये न्यूट्रॉन इनिशियली तो रेस्ट पे था, जब डिके हुआ, जब हमने उसको अपने हाथ पे रखा तो वो न्यूट्रॉन जो है वो रेस्ट पे था। लेकिन जब ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ये 2 सिमतों में निकले हैं, लेकिन इनका जो सम है वो मतलब कि ज़ीरो नहीं है, ठीक है। मतलब कि इनिशियल मोमेंटम न्यूट्रॉन का ज़ीरो था, लेकिन जब वो डिके हुआ तो फिर फाइनल मोमेंटम ज़ीरो नहीं है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कंजर्वेशन का असूल फेल हो गया। तो एक पॉली था साइंसदान, उसने प्रूव किया था कि ये चीज़ इस तरह नहीं है। अगर ये चीज़ इस तरह है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन निकलते हैं, तो कोई तीसरा पार्टिकल न्यूट्रिनो जिसका उसने नाम रखा था वो लाजमी इन द अपोजिट डायरेक्शन निकलेगा न्यूट्रॉन के, ठीक है। जहाँ पे न्यूट्रॉन अगर पड़ा है, ठीक है, ये उसका मतलब कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन इस तरफ निकले हैं, ठीक है, दोनों। तो इसका मतलब है कि एक तीसरा पार्टिकल इस तरफ को निकलेगा जो कि हमें नज़र नहीं आता। तो यही न्यूट्रिनो जो हैं वो रोशनी के ज़िम्मेदार हैं जो सूरज से हमारे पास पहुंचती है, ठीक है। तो इस वजह से उसने साबित किया कि ये मोमेंटम जो है वो कंजर्व्ड है, ठीक है। ये गलत था कि मतलब इसका मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम जो है वो ज़ीरो के बराबर नहीं है। जो न्यूट्रिनो उसने दरियाफ्त किया था उसकी वजह से फिर हमारे पास पता चला कि ये मोमेंटम जो है इसका कंजर्व्ड है। नेक्स्ट हमारे पास ब्लैक होल्स की है, ठीक है। ब्लैक होल्स क्या होते हैं, बहुत ही डेंस होते हैं और बहुत ही छोटे सितारे होते हैं, ठीक है। वो अपना ईंधन खर्च करके, ठीक है, उनकी रोशनी मतलब कि ख़त्म हो जाती है, ठीक है। और उनमें से कोई भी चीज़ जो है वो निकल नहीं सकती, इवन कि लाइट भी नहीं निकल सकती उनमें से, ठीक है। कोई चीज़ उसमें गिर जाए तो वो मतलब कि नहीं उसमें से निकल सकती, लाइट भी नहीं निकल सकती उसमें से, ठीक है। तो जैसे कि न्यूटन का कानून है कि मतलब हर चीज़ एक लीनियर स्ट्रेट लाइन में मोशन करना चाहती है, ठीक है। लेकिन जो हमारे सियारे हैं वो सूरज के गिर्द एलिप्टिकल ऑर्बिट्स में कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उनमें कोई ऐसी चीज़ है कि जो उनको उस रास्ते पे मूवमेंट करने में, मोशन करने में मजबूर करती है। तो वो ब्लैक होल्स की प्रेजेंस जो है वो इस बात को यकीनी बनाती है कि वो जो है ब्लैक होल्स उसको सियारों को अपनी तरफ खींच के रखते हैं, ठीक है। उन पर ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होती है ब्लैक होल्स पे, तो ग्रेविटी के असर की वजह से वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे उसको अपनी तरफ खींचते हैं, और खींचने की वजह से वो फिर जो सियारा होगा या प्लैनेट होगा वो एलिप्टिकल ऑर्बिट में सूरज के गिर्द घूमना मजबूर रहता है, या उसको मजबूरी होती है कि वो उसी में हरकत करे, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट्स आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, ठीक है। तो अगर आपको जहाँ से भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, आपका रिप्लाई ज़रूर किया जाएगा। लास्ट पे आपसे यही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को काइंडली लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, ठीक है। और अपने दोस्तों को ज़रूर इसको शेयर करें ताकि दूसरों का भला हो, ठीक है। और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक टाइमली पहुँच जाए। बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।